नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत से डरा चीन लद्दाख के पास लड़ाकू विमानों के लिए नया एयरबेस बनाने में जुटा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और तालिबान से लेकर भारत चीन विवाद पर हो सकती है चर्चा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा ने 21 जुलाई को ममता सरकार को घेरने के लिए बनाई है बड़ी योजना। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से डरी पाकिस्तानी सेना अब पीओके में तैयार कर रही है यूएवी ब्रिगेड। चीन तुर्की कर रहे हैं मदद। और खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। आपके राज्य में कैसा होगा मौसम आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत से डरा चीन लद्दाख के पास लड़ाकू विमानों के लिए नया एयरबेस बनाने में जुटा। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर अभी तनाव कम नहीं हुआ है। इस बीच चीन ने एक और उकसाने वाली हरकत की है। चीन लद्दाख के पास एक नया फाइटर एयरबेस तैयार कर रहा है। हालांकि भारतीय एजेंसियां चीन की इस हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक चीन ने एयरबेस एलएसी के नजदीक शक्चे में बना रहा है। आज तक से बात करते हुए सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पिछले साल भारत के साथ हुए संघर्ष के बाद से चीन शक्चे एयरबेस को तेजी से लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के लिए अपग्रेड कर रहा है। चीन ने ये महसूस किया है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में भारतीय वायुसेना ज्यादा तेजी से मूव करने में सक्षम है, इसलिए उसने एयरबेस पर काम करना शुरू किया। ये नया एयरबेस शक्चे में काशगर और होगान के बीच बनाया जा रहा है और इससे चीनी वायुसेना को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को एलएसी तक ज्यादा तेजी से मूव करने में मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार पिछले साल मई से चीन के 7 मिलिट्री एयरबेस पर भारत की नजर है। टॉप सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीन की वायुसेना ने हाल ही में अपने कई एयरबेस को अपग्रेड किया है, जिसमें जवानों के लिए मजबूत शेल्टर बनाना, रनवे की लंबाई बढ़ाना और अतिरिक्त मैन पावर की तैनाती करना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि चीन के जिन मिलिट्री एयरबेस पर नजर रखी जा रही है उनमें से 3 काशगर, होतान और न्यागरी गुस्सा पूर्वी लद्दाख के सामने हैं। इनके अलावा शिगात्से, ल्हासा गोंकर, निंगची और चामदो पांगता है। सूत्रों के मुताबिक शिनजियांग और तिब्बत में बने इन 7 एयरबेस पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट समेत दूसरे सर्विलांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। तालिबान से लेकर भारत चीन विवाद पर हो सकती है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए अगले हफ्ते भारत आने की उम्मीद है। इस साल अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के भारत दौरे के बाद ब्लिंकन जो बाइडेन प्रशासन के दूसरे अधिकारी होंगे जो भारत का दौरा करेंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक ब्लिंकन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे। दोनों पहले ही 3 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। लंदन में G7 की बैठक में एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा के दौरान और हाल ही में इटली में G20 विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री का दौरा इस समय में हो रहा है जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट रहे हैं। तालिबान के प्रसार के चलते अफगानिस्तान में चल रही हिंसा पर दोनों नेताओं की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी है। अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक तनाव के साथ साथ भारत चीन विवाद पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि यूएस फार्मा दिग्गजों से भारत को वैक्सीन सप्लाई पर भी चर्चा हो सकती है। अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर बातचीत की थी। जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं और मैं आश्वस्त हूं कि आगे भी ऐसा होना जारी रहेगा। कठिन समय में साथ देने के लिए प्रशासन और अमेरिका का आभार जताना चाहता हूं। ब्लिंकन ने कहा था कि कोविड-19 के आरंभिक दिनों में भारत ने अमेरिका का साथ दिया था, जिसे उनका देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा था, अब हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम भारत के लिए और उसके साथ खड़े रहे। ब्लिंकन ने कहा था कि भारत और अमेरिका हमारे समय की कई महत्वपूर्ण चुनौतियों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम कोविड-19 से साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गए जयशंकर 20 जनवरी को जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के दौरे पर आने वाले भारत के पहले कैबिनेट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने 21 जुलाई को ममता सरकार को घेरने के लिए बनाई ये बड़ी योजना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई बुधवार को पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देगी। इसके साथ ही भाजपा राज्य भर में और दिल्ली के राजघाट में धरना देगी। भाजपा विधायक समीक भट्टाचार्य ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर कार्यकर्ता शहीद श्रद्धांजलि का पालन करेंगे और बंगाल के मृतक पार्टी कार्यकर्ताओं के कटआउट के साथ आक्रांतो मानुष
विपन्नो गोनो ट्रांटो उत्पीड़ित नागरिक लुप्त प्राय लोकतंत्र का नारा देंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी 21 जुलाई बुधवार को एक मेगा राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की योजना बना रही है, जो पार्टी कैलेंडर में एक विशेष दिन है जिसे प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी दिल्ली में एक सहित कई सभाओं को वस्तुतः संबोधित करने वाली हैं, क्योंकि उनकी योजना पार्टी के आधार का विस्तार करने और राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भट्टाचार्य ने कहा कि रायगंज उत्तर दिनाजपुर में भाजपा के एक बूथ कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और उसके मुंह में तृणमूल कांग्रेस का झंडा रखा गया। वे लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। भारत के लोग अस्थिरता अगले चुनाव के खिलाफ मतदान करेंगे, भाजपा नेता के हवाले से कहा गया था। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीनों में 162 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। कल भाजपा बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में सभी संसद सदस्य धरना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट के एक हिमखंड का सिरा है। कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं को टीएमसी के झंडे पकड़ने के लिए मजबूर किया गया। 7 सदस्यीय एनएचआरसी टीम बंगाल में सत्तारूढ़ खेमे द्वारा कथित तौर पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं, मुख्य रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की जांच कर रही है। जब से तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। एनएचआरसी कमेटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य के 6 जिलों से बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं, जबकि कुल आरोपियों में से केवल 3% ही इस समय जेल में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बालाकोट एयर स्ट्राइक से डरी पाकिस्तानी सेना अब पीओके में तैयार कर रही यूएवी ब्रिगेड, चीन तुर्की कर रहे मदद। जी हां दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान भारत के साथ शांति बहाली की बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नापाक हरकत हमेशा चलती रहती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक से डरी पाकिस्तानी सेना अब पाक अधिकृत कश्मीर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अपने बेड़े में कॉम्बैट ड्रोन से लेकर लॉन्ग रेंज ड्रोन को शामिल करने की तैयारियां कर रही है। इसके लिए पाक अधिकृत कश्मीर में यूएवी की 2 ब्रिगेड जल्द ही तैनात करने की योजना में लगी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद से अपनी 2 यूएवी ब्रिगेड तैयार कर रहा है। ये दोनों ब्रिगेड पीओके में तैनात की जा रही है। एक ब्रिगेड चीन से ली जाएगी और दूसरी तुर्की उपलब्ध करा रहा है। तुर्की की कंपनी को पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इसको लेकर तुर्की के लैंड सर्विसेज चीफ जनरल उमेद के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात भी पाकिस्तान में हुई है, जिसके बाद इसको लेकर सहमति बनी। चीन की एक हाई लेवल डेलीगेशन भी जुलाई की शुरुआत में पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन के बीच ड्रोन्स को लेकर बात हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, मानसून पूरे देश में छा गया है, जिसका असर अब उत्तर भारत में भारी बारिश के साथ देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण कई जगहों पर पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बादल फटने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। हरियाणा, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत उत्तराखंड के 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को एक बयान में एसडीआरएफ ने 19 जुलाई से 21 जुलाई के बीच पूरे उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। शिमला में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के बाकी 8 जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग को जम्मू कश्मीर में तेज बारिश जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी के अनुसार जम्मू और कश्मीर सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज यानी मंगलवार 20 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। बुधवार से धीरे धीरे बारिश कम होना शुरू हो जाएगी, ताकि इस क्षेत्र में कुछ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश जारी रह सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच में पाक की आयुध फैक्ट्री के हाथ होने के मिले संकेत, बोले डीजीपी दिलबाग सिंह। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कहा कि ड्रोन ने आतंकी समूहों से सुरक्षा खतरों में एक नया आयाम जोड़ा है और पिछले महीने जम्मू वायुसेना स्टेशन पर हमले की जांच में पाकिस्तान के आयुध कारखाने जैसे सरकार समर्थित तत्वों और सरकार से इतर तत्वों की संलिप्तता दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि अतीत में सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र के अंदर मुद्रा, हथियार और गोला बारूद गिराने के लिए किया गया तथा आतंकी गतिविधियों में मानव रहित विमानों की शुरुआत के साथ इस नए और उभरते खतरे को असरदार तरीके से निष्प्रभावी करने के प्रयासों की आवश्यकता है।
वर्ष 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सिंह ने एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात की। इनमें आतंकवाद के मोर्चे पर वर्तमान स्थिति और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों द्वारा ड्रोन के उपयोग से सामने आए नए खतरे जैसे विषय शामिल हैं। डीजीपी ने कहा, ड्रोन हाल ही में आए हैं, कह सकते हैं कि पिछले साल सितंबर में। पहले हैरानी हुई, लेकिन हम उस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपने संसाधनों को तैयार करने में सक्षम हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हथियारों और नशीले पदार्थों और अन्य विस्फोटकों को ले जाने वाले ड्रोन के उपयोग के मामलों में हमारी सुरक्षा ग्रिड, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया ग्रिड जवाबी कार्रवाई करने में बहुत प्रभावी है। सिंह ने कहा, हम करीब 40 उड़ानों में से 32 उड़ानों को रोकने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि हालांकि जम्मू भारतीय वायुसेना स्टेशन पर 26 और 27 जून की रात जो हुआ वह बहुत ही निंदनीय घटना थी और सरकार समर्थित तत्वों पाकिस्तानी सेना या खुफिया एजेंसी ISI की मदद के जरिए सरकार से इतर तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन का इस्तेमाल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस गिराने के लिए किया गया था। सिंह ने कहा, इस प्रकार के लक्ष्य को चुनने से आतंकवादियों से हमारे सुरक्षा खतरों में एक नया आयाम जुड़ गया है। हमने जवाबी उपाय किए हैं। सीमा पर कुछ अतिरिक्त उपकरणों को तैनात किया गया है। हम महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले की जांच का ब्यौरा देने के लिए पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जांच से कुछ चीजों के संकेत मिले हैं, जैसे ड्रोन के उड़ान पथ से पता चलता है कि वे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से आए थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय वायुसेना स्टेशन की दूरी 14 किलोमीटर है। सिंह ने कहा कि दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो जांच के दौरान सामने आया वह यह था कि विशेषज्ञ की राय ने सुझाव दिया कि IED आयुध फैक्ट्री जैसी अच्छी तरह से संगठित इकाई में शायद तैयार हुई। इस पर एक आयुध फैक्ट्री के कुछ निशान मिले। दूसरा पहलू यह था कि IED में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री RDX थी और यह खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, यह एक सैन्य ग्रेड विस्फोटक सामग्री है और इसे निश्चित रूप से सीमा पार से एक सरकारी एजेंसी से मंगवाया गया हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश बिजली बिल के नाम पर बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी, ऊर्जा मंत्री ने कंपनियों को दिए सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मंगलवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बहुमंजिला इमारतों में सिंगल पॉइंट को मल्टी पॉइंट में नहीं बदले जाने के कारण बिल्डरों द्वारा बिल के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ लूट खसोट की शिकायतें की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि सिंगल पॉइंट कनेक्शन की मल्टी पॉइंट कनेक्शन के संबंध में विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित नियमों और आदेशों के बाद भी बिजली कंपनियों की उदासीनता के चलते बड़े पैमाने पर बिल्डरों द्वारा मनमानी वसूली करके उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस सिलसिले में उपभोक्ताओं की अनेक शिकायतों को बिजली मंत्री के सामने रखा गया। उन्होंने बताया कि बिल्डर नियामक आयोग द्वारा जारी नियमों को अनदेखी करते हुए जनरेटर सेट और बिजली का मूल्य एक ही में जोड़कर खूब लूट मचा रहे हैं। बिल्डरों की वसूली की पूरी प्रक्रिया का CAG ऑडिट कराया जाए तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। वर्मा ने बताया कि उन्होंने ऊर्जा मंत्री को साक्ष्य सौंपते हुए आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों के कुछ उच्चाधिकारी बिल्डरों से सांठगांठ की हुई है। चाहे नोएडा पावर कंपनी का मामला हो या पश्चिमांचल बिजली निगम का मामला हो या किसी अन्य बिजली निगम का मामला हो, बिल्डर मनमानी वसूली कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में सरकार को फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए। वर्मा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखित निर्देश भेजते हुए कहा कि बिल्डरों द्वारा उपभोक्ताओं के उत्पीड़न पर बिजली कंपनियों को सख्त निर्देश भेजे जाएं। पश्चिमांचल और नोएडा पावर कंपनी के प्रबंध निदेशकों को भी यह निर्देश भेजने का आदेश दिया कि उपभोक्ता परिषद द्वारा सौंपी गई सभी शिकायतों पर देरी न करते हुए कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं को न्याय दिलाया जाए। उपभोक्ता परिषद ने यह भी मुद्दा उठाया कि सिंगल पॉइंट कनेक्शन से मल्टी पॉइंट कनेक्शन के वर्तमान प्रचलित कानून को और उपभोक्ता हित में सरल बनाने के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है। जल्द ही उपभोक्ता परिषद इस दिशा में नियामक आयोग को प्रस्ताव देगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बन गया नया इतिहास, जेफ बेजोस की टीम अंतरिक्ष से सुरक्षित लौटी। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा का नया इतिहास रच दिया गया है। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट न्यू शेफर्ड 4 यात्रियों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल चुके हैं। इसकी लॉन्चिंग 20 जुलाई यानी आज शाम 6:45 पर वेस्ट टेक्सास के ब्लू ओरिजिन लॉन्च साइट 1 से की गई। कैप्सूल ने चारों अंतरिक्ष यात्रियों को जीरो ग्रेविटी का आनंद करीब 4 मिनट तक दिलाया। उसके बाद वह अब नीचे की ओर उतरने लगा। टीम सुरक्षित शाम 6:52 पर लौट आई। कैप्सूल से निकलने के बाद जेफ बेजोस ने वैली फंक को जोर से गले लगाया। इसके बाद जेफ ने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था। कैप्सूल से बाहर निकलने के बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को उनके परिजनों ने बधाई दी। जेफ बेजोस और उनकी टीम के सामने शैंपेन को बोतल खोलकर सेलिब्रेशन किया गया। इस जगह पर चारों अंतरिक्ष यात्री काफी इमोशनल भी दिखाई दिए। सबसे ज्यादा खुश थी 82 वर्षीय वैली फंक। ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग और सबसे बुजुर्ग महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंगनवाड़ी, आशा और मनरेगा मजदूरों का बढ़ सकता है मानदेय, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्त्री और मनरेगा मजदूरों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। इसको लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव करने की योजना बना रही है। योजना के मुताबिक सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सूचकांक के आधार वर्ष को 1986-87 से बदलकर 2019 करना चाहती है। साथ ही सरकार कंजप्शन बास्केट में भी बदलाव करना चाहती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यदि ऐसा होता है तो आंगनवाड़ी, आशा कार्यकारिणी, मनरेगा मजदूर और मिड डे मील योजना में लगे लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। एक अधिकारी का कहना है कि नए आधार वर्ष कंजप्शन बास्केट की सितंबर में घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करती है। अभी इसकी गणना आधार वर्ष 1986-87 के आधार पर होती है। इसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न राज्यों में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों का मिनिमम मानदेय तय किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष तय करने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO सर्वे कर रहा है। इसके लिए पूरे देश के 787 गाँवों से सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। एक अधिकारी का कहना है कि सर्वे कार्य पूरा होने तक सैंपल लेने का कार्य जारी रहेगा। एक अन्य अधिकारी का कहना है कि लेबर ब्यूरो 2011-12 में एक उपभोक्ता खर्च सर्वे किया गया था। लेबर ब्यूरो नई कंजप्शन बास्केट तय करने के लिए पहले इस सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद रेगुलर प्राइस कलेक्शन शुरू किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख के नजदीक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नया एयरबेस तैयार कर रहा चाइना। LAC पर स्थिति मजबूत करना मकसद। जी हां दोस्तों, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खुद को मजबूत करने में लगा है। इसी के तहत वह लद्दाख के नजदीक लड़ाकू विमानों के लिए एक नया एयरबेस तैयार करने में जुटा है। वहीं भारतीय एजेंसियां ड्रैगन की हर हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बता दें, यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध बरकरार है। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन पूर्वी लद्दाख के नजदीक शिनजियांग प्रांत के शाक्ची शहर में यह एयरबेस बना रहा है। इस एयरबेस को सैन्य तैयारियों के मद्देनजर तैयार किया जा रहा है। यहां से चीन के लड़ाकू विमान उड़ान भर सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि चीन नया एयरबेस पहले से काशगर और होगान में मौजूद एयरबेस के बीच विकसित कर रहा है। अभी तक इन दोनों एयरबेस से ही चीन भारतीय सीमा के पास अपनी हरकतों को अंजाम देता रहा है। नया एयरबेस बन जाने के बाद इस क्षेत्र में उसके लड़ाकू विमानों की मौजूदगी और बढ़ जाएगी। पहले भारतीय सीमा से चीन के सबसे नजदीकी एयरबेस की दूरी करीब 400 किलोमीटर थी। सूत्रों के अनुसार शाक्ची शहर में पहले से ही एक एयरबेस है और उसे ही फाइटर एयरबेस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस एयरबेस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, इसलिए जल्द ही यहां से लड़ाकू विमानों का संचालन भी शुरू हो सकता है। वहीं भारतीय एजेंसियां चीन के साथ बाराहोती में उत्तराखंड सीमा के पास एक हवाई क्षेत्र पर भी कड़ी नजर रख रही है, जहां चीनी बड़ी संख्या में मानव रहित हवाई वाहन लेकर आए हैं। भारत भी चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में सिस्टम तैनात किए गए हैं। भारतीय पक्ष ने लेह और अन्य अग्रिम हवाई अड्डों पर कई लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं, जो लद्दाख में अपने ठिकानों से चीन और पाकिस्तान दोनों का एक साथ मुकाबला कर सकते हैं। अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती और उनके संचालन ने भी चीन के खिलाफ भारत की तैयारी को बढ़ावा दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LOC पर घुसपैठ की नई साजिश, लॉन्चिंग पैड पर जमा हुए 150 टेररिस्ट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन भारत को निशाना बनाने के लिए लगातार नापाक साजिश रचते रहते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की बहादुरी के आगे उनकी हर साजिश नाकाम होती आई है। अब जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के इरादे से करीब 150 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर जमा हो चुके हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड पर करीब 150 आतंकी जमा है, जो मीडिया को इसे लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल हुई है। जम्मू से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक के पाकिस्तानी इलाके में आतंकियों की मूवमेंट सबसे ज्यादा देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू में दाखिल होने के लिए जहां 80 आतंकी अलग अलग ग्रुप में हथियारों के साथ देखे गए हैं, वहीं कश्मीर में घुसपैठ के लिए 70 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे लॉन्चिंग पैड पर जमा है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक जब से पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ है, तब से आतंकियों की संख्या में कमी देखी गई है। पहले इन लॉन्चिंग पैड पर 300-400 आतंकी होते थे। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक अन्य अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI घुसपैठ कराकर सुरक्षा एजेंसियों पर बड़े हमले कराने की साजिशों में लगी हुई है, और यही वजह है कि जम्मू से सटे लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। लॉन्चिंग पैड पर जमा आतंकी लश्कर, जैश, हिजबुल और अल बदर ग्रुप से है, जो पुंछ, कृष्णा घाटी, बिम्बर गली, नौशेरा, गुरेज, माचिल, तंगधार, नौगाम और उरी सेक्टर से सटे लॉन्चिंग पैड पर देखे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों को नए रास्तों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचा जा सके। मुजफ्फराबाद के चीलाबंदी लश्कर हेडक्वार्टर में पिछले महीने हुई बैठक में भारत में आतंकी हमले तेज करने को कहा गया था। इस बैठक में ISI के अधिकारी भी मौजूद थे। ISI ने आतंकी संगठनों को कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को अपने ग्रुप में भर्ती करने के साथ ही हमले के लिए आतंकियों की आर्थिक मदद करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
हाथ मलता रहा चीन, भारत से दोस्ती को लेकर नेपाल के पीएम देउबा ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे। भारत ने भी नेपाल की तरफ गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया है। नेपाली प्रधानमंत्री देउबा के विश्वास मत हासिल करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद देउबा आधिकारिक तौर पर 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री देउबा का कार्यकाल कैसा रहेगा? क्या उनके आने से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर खत्म हो जाएगा? ऐसे में जाहिर है कि नई परिस्थितियों में शेर बहादुर देउबा के सामने जटिल चुनौतियां होंगी। आखिर देउबा के समक्ष क्या होगी चुनौती? उनके प्रधानमंत्री बनने से कैसे होंगे नेपाल और भारत के रिश्ते? नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा ने मोदी की बधाई स्वीकार करते हुए जवाब में कहा कि मैं आपके साथ काम करके दोनों देशों और जनता के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना चाहता हूं। उल्लेखनीय है कि निचले सदन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल करने के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने अन्य दलों के सहयोग से आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस तरह से नेपाल में कोरोना महामारी के बीच देश चुनाव में जाने से बच गया है। अब देश में 6 महीने में ही चुनाव की बजाय सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देउबा 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले नेपाल की कमान नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के केपी शर्मा ओली के हाथों में थी। इन पर चीन का प्रभाव रहता है। इसी कारण कुछ मुद्दों पर भारत से टकराव की भी स्थिति रही। अगर नेपाल और भारत के साथ रिश्तों में देखें तो केपी ओली के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच खटास पैदा हुई थी। दोनों देशों के बीच कई विवादित मुद्दों पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ओली की गिनती चीन के समर्थक के रूप में है। वह भारत के विरोधी रहे हैं। उससे कई बार ये भी साफ हुआ है कि वो सीधे सीधे चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। ओली को बचाने के चीन ने भी अपने स्तर पर कई कोशिश की। पहले प्रचंड और ओली में सुलह कराने की कोशिश, फिर राष्ट्रपति के साथ चीनी प्रतिनिधियों की बैठक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान के साथ है पाकिस्तान के 21 आतंकी संगठन। कश्मीर को लेकर भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। जी हां दोस्तों, तालिबान को लेकर भारत की आशंका सच साबित हो रही है। अफगानिस्तान से जो सूचनाएं आ रही हैं उससे यह बात पता चली है कि तालिबान के साथ वहां अफगानी सेना और जनता पर हमला करने वालों में पाकिस्तान में पनाह पाए 21 आतंकी संगठनों के सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया है। इन सूचनाओं से भारत की चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि जिन आतंकी संगठनों के तालिबान के साथ शामिल होने की बात हो रही है वे सभी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इन संगठनों का तालिबान के साथ युद्धरत होना कश्मीर को लेकर भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान के भारत में राजदूत फरीद महमूद जई ने दैनिक जागरण को एक साक्षात्कार में तालिबान और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के आपसी संपर्क के बारे में विस्तार से बताया। महमूद जई के मुताबिक तालिबान का पाकिस्तानी संपर्क किसी से छिपा नहीं है। ये संगठन पिछले 2 दशक से पाकिस्तान में फल फूल रहे थे और पाकिस्तानी सेना उन्हें पूरी शरण दे रही थी। अब हमें पता चला है कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ 21 आतंकी संगठन भी शामिल हैं। ये सारे संगठन अभी तक पाकिस्तान में सक्रिय रहे हैं। इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा भी शामिल है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी में कनेक्टिविटी पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था कि पाकिस्तान से 10,000 आतंकियों ने अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के लिए घुसपैठ की है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया है कि तालिबान के गिरोह में अल-कायदा, इस्लामिक संगठन और लश्कर आतंकी पूरी तरह से शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फोन टैपिंग के आरोपों पर कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा भारत को बदनाम करने की साजिश। जी हां दोस्तों, नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन की जासूसी के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि ऐसे अवरोधक और विघटनकारी अपनी साजिशों से भारत को विकास के पथ से नहीं उतार पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि कथित जासूसी की रिपोर्ट को कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया है। उनका एकमात्र उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। शाह ने कहा यह विघटनकारियों की अवरोधकों के लिए रिपोर्ट है। विघटनकारी वैश्विक संगठन है जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा अवरोधक भारत में राजनीतिक खिलाड़ी है जो नहीं चाहते कि भारत उन्नति करे। भारत के लोग इस क्रोनोलॉजी और संबंध को अच्छे से समझते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वह भारत के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है। वह राष्ट्रीय कल्याण के लिए लगातार काम करती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित शाह ने कहा कि जो लोग भारत को प्रगति पथ से उतारने की मंशा रखते हैं वे देश के बारे में वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को उछालना अप्रत्याशित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा उनके पास लोकतंत्र को कुचलने का पुराना अनुभव है और उनका अपना घर ठीक नहीं है, तो वे अब संसद में आने वाले किसी भी प्रगतिशील चीज को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चले कि एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने रिपोर्ट पब्लिश करके आरोप लगाए हैं कि भारत में बड़े स्तर पर अवैध रूप से फोन टैपिंग को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक मौजूदा न्यायाधीश सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर संभव
संभवतः हैक किए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट हैकिंग के लिए ड्रैगन के हैकर्स जिम्मेदार, अमेरिका यूरोपियन यूनियन ने लगाई चीन को लताड़। जी हां दोस्तों, अमेरिका और सहयोगी देशों ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर हैक के लिए दोषी ठहराया। इन हैकर्स ने इस साल की शुरुआत में हजारों कंपनियों को हैक किया था। चीन से जुड़े हैकर्स को सार्वजनिक रूप से लताड़ने का यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा साइबर स्पेस में ड्रैगन के दुर्व्यवहार के लिए बीजिंग की सरकार को कटघरे में खड़े करने का एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान और नाटो ने सोमवार को क्रिप्टो जैकिंग और ऐसी अन्य योजनाओं का संचालन करने के लिए आपराधिक कॉन्ट्रैक्ट हैकर्स का उपयोग करने के लिए चीन के सुरक्षा मंत्रालय की आलोचना की। अमेरिकी सरकार ने औपचारिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वर एप्लीकेशन में कमजोरियों के शोषण के लिए चीन के एमएसएस से जुड़े हुए साइबर हैकर्स को जिम्मेदार ठहराया है। अन्य देशों ने भी साइबर हमले के लिए चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि उसका मानना है कि एक हैकिंग समूह, जिसे हफीनम के रूप में जाना जाता है, जो एक चीनी सरकार द्वारा प्रायोजित हैकिंग समूह है, वह माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोग्राम में कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकिंग कर रहा था। हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वर एप्लीकेशन के वेरिएंट पर हमला करने और पीड़ितों के ईमेल खातों को हैक करने के लिए जीरो डे एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल किया। रविवार शाम एक कॉल के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, साइबर स्पेस में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का चीन का पैटर्न दुनिया के एक जिम्मेदार नेता के रूप में देखे जाने के अपने घोषित उद्देश्य के विपरीत है। FBI, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और साइबर सुरक्षा और CISA सोमवार को अमेरिका और अन्य देशों में नेटवर्क को चीनी राज्य प्रायोजित हैकरों द्वारा उपयोग की जाने वाली 50 से अधिक रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का खुलासा करने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसी हैकिंग से बचने के लिए सुझाव भी देने वाले हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।